नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, श्री करणी एकेडमी एंड एजुटेक के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत, सभी का अभिनंदन। प्यारे विद्यार्थियों, हम बात कर रहे थे इतिहास, विश्व इतिहास के कुछ विषय, और उसमें हमने देखा था कि किस तरह से प्रारंभिक समाज में, मानव समाज में मनुष्य का विकास है वो किस तरह से होता है। यानी हमारा जो विषय वस्तु अध्ययन का बिंदु था वह था प्रारंभिक समाज, और प्रारंभिक समाज में है वो हमने मानव जीवन की उत्पत्ति के विषय में है वो पढ़ा कि किस तरह से मानव जीवन का है वो अभ्युदय होता है और धीरे धीरे विश्व के अन्य भागों में उसका प्रचार होने का काम है वो होता है। यानी मानव एक जगह से दूसरी जगह पर स्थानांतरण का काम है वो हुआ। हमने देखा था कि मानव है वो किस रूप में था और आखिर कालांतर में एक समय के निश्चित दौर को प्राप्त करने के बाद में उसने अपने विकास की श्रृंखला को आगे बढ़ाया और किस तरह से एक पाश्विक प्रवृत्ति से, एक पशु की प्रवृत्ति से जो जंगल में रहने का काम करे थे, निरंतर भटकाव की स्थिति में था, खानाबदोश था, बर्बर था, शिकार करके जीवन गुजारने का काम कर रहा था, वह मानव आगे जाकर किस तरीके से है वो होमो सेपियंस प्राज्ञ मानव के रूप में है वह विकसित होने का काम कर रहा है, चिंतनशील मनुष्य है वो बन रहा था। तो ये तो हमारे प्रथम चैप्टर में हमने बात की थी। आज जो हमारा अध्ययन का बिंदु है वह हमारा चैप्टर है दूसरा, और जिसमें लेखन कला और शहरी जीवन की हम बात करेंगे कि किस तरह से है वो लेखन कला का है वो विकास होता है, किस तरह से है वो भाषा और का विकास होता है, लिपि का है वो विकास होता है, और किस तरह से मानव जीवन ने है वो इतनी उन्नति को प्राप्त कर ली कि बड़े बड़े शहर तक है वो स्थापित हो गई। वह मनुष्य जो जंगलों में भटक रहा था विकास किया, क्या हुआ, ग्रामीण तक बसे, मैंने कहा कृषि कार्य विकास हुआ, पशुपालन का काम है वो शुरू हुआ। यानी मानव जीवन ने धीरे धीरे विकास किए वो श्रृंखला की, लाखों समय बाद में है वो मनुष्य ने विकास की श्रृंखला को हासिल किया, और श्रृंखला को हासिल करते करते एक समय ऐसा आया, एक दौर ऐसा आया कि मनुष्य ने है वो बड़ी बड़ी सभ्यता है तक विकसित कर ली, जो शहरी जीवन का प्रमाण है, बड़ी बड़ी नगर है वो स्थापित कर लिए, बड़े बड़े वो शहर स्थापित हुए। तो उसके बारे में है वो हम अध्ययन करेंगे। तो हमारा आज का जो चैप्टर है वो लेखन कला और शहरी जीवन की बात करेंगे कि किस तरह से एक बड़ी नगरीय सभ्यता विकसित होती है, मेसोपोटामिया के रूप में वह सभ्यता विकसित होती है। तो उस सभ्यता के बारे में है वो बात करेंगे हम। इससे पहला थोड़ा सा इसका जो जीवन है, प्रक्रम है, उसको आप समझने का काम करोगे। जीवन प्रक्रम आपका था पहले मानव का उदय, मानव का उदय, यानी किस तरह से शहरी जीवन है वो मनुष्य को प्राप्त हुआ उसको आप देखने का है वो काम करोगे। हमने देखा कि मानव का उदय है वो कहां पर हो रहा है, अफ्रीका घाटी में है वो होने का काम कर रहा है। ऐसे अलग अलग है वो मानव शास्त्रियों और नृजाति विदों और इतिहास विदों का ऐसा कहना है। तो ये तो अफ्रीका के अंतर्गत है वो मानव का क्या हो रहा है, एक तरह से है उदय होने का काम कर रहा है। प्रारंभिक मानव है वो किस तरह का था, प्रारंभिक मानव है वो जंगली था, यानी एक तरह से जंगलों में रहने का ये काम कर रहा है। खानाबदोश था, खानाबदोश था, यानी निरंतर भटकाव, खानाबदोश यानी जिनको एक जगह से दूसरी जगह के ऊपर है वो ये भटकाव की स्थिति में थे, खानाबदोश थे एक तरह की। तो ये मानव का स्वरूप था, और वह मानव है पूरी तरह से निर्भर किस पर था, अपने भोजन के लिए जंगल के ऊपर था, जंगलों से प्राप्त उत्पाद, चाहे कंदमूल हो, कंदमूल फल है, या फिर वह शिकार के द्वारा अपना जीवन है वो गुजारता था। शिकार के द्वारा है वो क्या कर रहा है, अपने भोजन को ग्रहण करने का काम है वो कर रहा है। शिकार द्वारा भोजन संग्रहण,
और उसके हमने है वो प्रमाण भी देखे थे कि किस तरह से आज भी है वो समाज में शिकारी समुदाय है वो आज भी अस्तित्व में। तो यह तो एक प्रारंभिक मानव की है वो स्थिति थी। सने सने क्या किया मानव ने है वो विकास के प्रक्रम को हासिल किया। सने सने है वो विकास का दौर चला। सने सने यानी धीरे धीरे, सने सने यानी धीरे धीरे मानव ने क्या किया विकास को है वो प्राप्त करने का काम किया। विकास हो रहा और विकास हो रहा है तो क्या किया अब हमने देखा था आपको देखा था कि किस तरह से होमो जो नोइड है उससे होमोनिड है और होमोनिड से आगे जाकर के ऑस्ट्रेलोपिथेक्स आते हैं, होमो आता है और होमो में होमो इरेक्टस देखा, होमो है वो हमने हेबिलियस देखा और होमो सेपियंस देखा प्राग्ञ मानव। ये मानव में क्या हो रहा है निरंतर रूप से है वो विकास हो रहा है। और एक समय ऐसा आया हिमयुग का समय आया कि जिस समय है वो भारी मात्रा के अंतर्गत बर्फ है वो पिघलने का काम करे, टेम्परेचर तापमान में वृद्धि हुई। फलस्वरूप है मनुष्य ने भी अपने आप को तापमान के अनुकूल करने का है वो काम किया और ऐसी स्थिति में आप देखोगे कृषि का और प्रारंभ हो जाता क्योंकि जलवायु गर्म हुई। जलवायु गर्म हुई तो जो जैसे गेहूं जैसे पौधे हैं या जो है इनकी खेती है वो प्रारंभ होना शुरू हुई। तो मानव है अब जंगलों के ऊपर निर्भरता कम कर रहा है और जहां पर बारिश ज्यादा हो रही है नदी घाटियां उनके किनारे रह करके हैं वो अपने जीवन को गुजारने का काम है वो कर रहे हैं। यानी धीरे धीरे मानव ने क्या किया विकास क्रम को हासिल किया और विकास क्रम हासिल किया तो मनुष्य ने वो पशुपालन शुरू किया। पशुपालन है वो प्रारंभ किया। क्योंकि ये जो स्थिति है इस स्थिति को भी है वो बेसिक रूप से 3 खंड में है वो विभाजित है। ये जो समय है ये मनुष्य के उद्भव का समय है वो पूरा सा पाषाण काल के नाम से इनको इतिहास में जाना जाता है। पाषाण काल, पाषाण काल यानी इतिहास में वह कालखंड था जिस समय मनुष्य अपने जीवन को गुजारने में है वो पूरी तरीके से पत्थर के हथियारों पर इन पर निर्भर था। वो कंदराओं में यानी गुफाओं के अंतर्गत रहने का है वो काम कर रहा है। तो ये कालखंड था और इस कालखंड को इस पाषाण खंड को पाषाण काल को 3 भागों में बांटा गया। एक तो है पूरा पाषाण काल, दूसरा आता है मध्य पाषाण काल और तीसरा आता है नवपाषाण काल। ये बेसिक है वो इसकी थोड़ी संरचना है उसको आप थोड़ा सा समझने की कोशिश कीजिए कि मैं आपको है उस विकास के क्रम पर ले जाना चाहता हूं और वहीं से शहरी जीवन का है वो प्रादुर्भाव हो रहा है। इसलिए आप थोड़ी सी इसकी श्रृंखला को समझिए। तो पूरा पाषाण काल था। इस समय मानव जीवन कैसा है आप देख रहे हो कि आपके एक तरह से ये प्रारंभिक जीवन है। इस समय है वो मनुष्य का जीवन कैसा है प्रारंभिक जीवन है। जंगलों में है वो रहने का काम कर रहा है। मनुष्य पशुओं की तरह घूम रहा है। जंगलों से जो भी उत्पाद प्राप्त हो रहे हैं कंदमूल है वगैरह उनसे अपना जीवन गुजारने का काम कर रहा है और शिकार के द्वारा भोजन की है वो प्राप्ति कर रहा है। तो ये विकास क्रम है वो आगे बढ़ा। धीरे धीरे जाके मध्य पाषाण काल का है वो समय आया और मध्य पाषाण काल में है वो मनुष्य ने विकास को है वो प्राप्त किया। फलत क्या हुआ फलत है वो मनुष्य ने पशुपालन है वो प्रारंभ किया। कब मध्य पाषाण काल में पशुपालन है वो प्रारंभ होता है और पशुपालन के आप साक्ष्य भी मिलते हैं। इसके पशुपालन के जो साक्ष्य मिले हैं वो आप देखोगे कि हमारे राजस्थान में एक क्षेत्र है बागोर जो भीलवाड़ा में, भीलवाड़ा डिस्ट्रिक्ट में बागोर है। तो बागोर से मध्य पाषाण कालीन सभ्यता के हैं वो हमें अवशेष मिलते हैं और पशुपालन के साक्ष्य हैं वो यहां से प्रारंभ होना शुरू होते हैं। यानी मनुष्य ने इस समय पशुपालन है वो शुरू कर लिया था। तो एक तो घटनाक्रम यहां पर आगे बढ़ा क्योंकि पहले जंगलों में घूमने का काम कराए तो क्या व्यक्ति का स्थायी निवास था, स्थायी आवास नहीं था। लेकिन अब जो उसने पशुपालन प्रारंभ किया है तो जीवन में क्या हुआ थोड़ा सा स्थायित्व है वो आया। स्थायित्व आया और कितना है वो कुछ समय के लिए है वो स्थायित्व आया। पूर्ण स्थायित्व हाल भी नहीं आया।
आप देखोगे कि जो पशु चारावाई होते हैं, जो पशुओं को चारने का काम कर रहे हैं, वो क्या एक ही जगह टिकते हैं? वो नहीं टिकते। तो वो क्या है, वो मौसमी समय को टिकेंगे। यानी जब बारिश हुई तो एक क्षेत्र में चले गए, वहां पर अपने पशुओं के साथ 3-4 महीने का समय गुजारा, पशुओं को चारा पानी की व्यवस्था हुई, फिर है वो दूसरी जगह चले जाएंगे जहां पर अपने पशुओं को है वो चारा पानी मिलने के काम करे, तो वहां चला जाएगा। तो ये जो मध्य पाषाण काल था, इस समय मानव ने विकास तो किया, पशुपालन भी है वो शुरू हुआ, लेकिन इस समय स्थायित्व है वो कुछ समय के लिए था, पूर्ण स्थायित्व है वो नहीं था। अब जो जो है वो मानव विकास का घटनाक्रम आगे बढ़ता गया, मध्य पाषाण काल को पार करते हुए जो है नव पाषाण काल में है वो मनुष्य क्या कर रहा है, जा रहा है। ये नव पाषाण काल का है वो समय आया। और नव पाषाण काल के इस दौर में आप देखोगे कि मानव ने वो विकास की श्रृंखला को है वो हासिल किया। और इस नव पाषाण काल से पूर्व में आप देखोगे कि ग्रामीण बस्तियां बसनी है वो शुरू होगी। क्योंकि पशुपालन होगा तो कहां पर होगा? आप सीधी बात है, गांव में होगा, शहरों के अंतर्गत तो पशुपालन है वो हो नहीं सकता। अब वो ठीक है, भले आप डेयरी फार्म वगैरह ऐसे प्रोजेक्ट लग सकते हैं, लेकिन पशुपालन है वो सिस्टमेटिक रूप से गांव में होगा। तो ग्रामीण संस्कृतियां है वो विकसित होने का काम, गांव है वो बसने शुरू हो गए। यहां तक हम आगे बढ़े थे। नव पाषाण काल का दौर आया और मानव ने है वो उच्च विकास दर को हासिल किया। मानव ने उच्च विकास क्रम को प्राप्त किया। यानी नव पाषाण काल आते आते मनुष्य ने है वो उच्च विकास दर को है वो हासिल करने का काम किया, उच्च विकास है वो काम किया। और आप देखोगे कि जब गांव में पशुपालन अच्छे स्तर से हुआ, और पशुपालन के साथ साथ हम देखेंगे कि 7000 साल पूर्व में है वो मेहरगढ़, बलूचिस्तान से एक स्थान है, बलूचिस्तान में मेहरगढ़, वहां से कृषि के हमें स्थायी साक्ष्य प्राप्त होते हैं। यानी इस समय कृषि है वो प्रारंभ हो गई थी। तकरीबन आप देखोगे कि जो 10,000 ईसा पूर्व का समय है, इसके बाद से लेकर के 3000 यानी 3500-3000 ईसा पूर्व का कालखंड है, इनके बीच कृषि का है वो प्रारंभ हो गया था। यानी कृषि है वो प्रारंभ हो गई थी, कृषि कार्य होना शुरू हो गया था। तो अब पशुपालन के साथ साथ है वो कृषि होना भी प्रारंभ हो गई। और क्या हुए, ग्राम है वो बसने गए, ग्रामीण संस्कृतियां है वो बसी, बड़े बड़े है वो गांव बसने है वो शुरू हो गए। और जब गांव बसे तो आप देखो कि पशुपालन हुआ, कृषि हुई, तो सीधी सी बात है कि अधिक उत्पादन होगा, चाहे कृषि से हो चाहे पशुपालन के दूध वगैरह या अन्य उत्पादों से हो, तो फिर उनका क्या होगा, उनका व्यापार होगा। एक सीधी सामान्य सी थ्योरी चलती है, यदि हमारे खेत में ज्यादा धान हुआ तो हम क्या करेंगे, अपने जो साल भर के लिए हमारे खाने के लिए हम लोग है वो उसको रखेंगे और बाकी को क्या करेंगे, बाजार में बेच देंगे। तो यहां से प्रवृत्ति बढ़ी व्यापार की, किसकी प्रवृत्ति बढ़ी, और व्यापार की प्रवृत्ति बढ़ी। यानी व्यापार की है वो लोगों के अंतर्गत है वो पड़ी लत कि व्यापारिक गतिविधियां हैं वो प्रारंभ की जाए। अब मानव ने क्या किया, कृषि पशुपालन किया, अधिक शेष उत्पादन हुआ, अधिक शेष होता है तो सीधी बात है व्यापार होती है। एक इकोनॉमिक्स का सीधा सा फंडा ये रहता है कि जो ही अधिक शेष हुआ, अधिक उत्पादन हुआ, तो फिर व्यापार आपका बढ़ेगा, सीधी सी बात है वाणिज्य की क्रियाएं है वो होगी। जो ये वाणिज्य की क्रियाएं होती हैं तो इस समय आप देखोगे कि नगर बसने हैं वो शुरू हो गए। क्या होता है, नगर है वो बड़े बड़े स्थापित होने हैं वो शुरू हो जाते हैं। और इस नगर की श्रेणी में हम देखेंगे कि महत्वपूर्ण नगर है वो इस समय आ जाते हैं। नव पाषाण काल के अंतर्गत आप देखेंगे कि कांस्य युग है वो आता है। नव पाषाण काल में है कौन सा कालखंड है, कांस्य युग है। और कांस्य युग में है वो नगरीय सभ्यता विकसित होनी शुरू हो जाती है, नगर है वो विकसित होते हैं बड़े बड़े। तो ये आपके कांस्य युग आते हैं, नगर है वो प्रारंभ हो गए, नगरों का है वो विकास हो गया। और इस समय हम देखेंगे कि महत्वपूर्ण रूप से 3-4 नगर है वो बड़े बड़े विकसित होते हैं। और वो नगर है, एक तो आपका मेसोपोटामियाई सभ्यता है, नगरीय सभ्यता विकसित हुई, बड़े बड़े नगर है वो स्थापित हो गए, आधुनिक शहर हैं बसे हुए, ऐसे इनसे कई गुना अच्छे शहर हैं वो उस समय स्थापित होना है वो शुरू हो गए। तकरीबन आज से आप देखोगे कि 4000 5000 साल 4500 5000 साल पहले का घटनाक्रम है कि बड़े बड़े नगर थे,
5000 साल पहले। हमारे भारत में आप देखो कि सिंधु घाटी सभ्यता है वो 4500 साल पूर्व की है, बड़ी विकसित सभ्यता थी, एक नगर का पूरा बसा हुआ। आज के आधुनिक युग के जो मेट्रोपॉलिटन शहर है, चाहे जोधपुर जयपुर जैसे शहर हो, चाहे दिल्ली आगरा जैसे शहर हो, ऐसे इनसे कई गुना अच्छे शहर थे। पूरे सिस्टमेटिक रूप से बसा हुआ है। ऊपरी भाग है जहां पर है शासक वर्ग या अमीर अभिजाति वर्ग रहने का काम कर रहा है। निचले का हिस्सा है वहां पर है वो स्थान सामान्य लोगों की बस्तियां रहने का काम कर रहा है। शहर है वो पूरा का पूरा बसा हुआ है। सड़कें समकोण के ऊपर काटती हैं, बिल्कुल नाली व्यवस्था अच्छी तरह से बनी हुई है। घरों के अंतर्गत आप देखोगे कि स्नानागार बने हुए, आंगन में कुएं बने हुए। यानी एक शहर में घर में जो सुविधा होती है एक शहर में, वह सारी की सारी सुविधा उस समय 5000 पहले थी। यानी नगर है वो विकसित होने का काम किया इस कांस्य युग में। और उन नगरों की श्रेणी में हम देखेंगे कि मेसोपोटामिया की सभ्यता विकसित हुई। मेसोपोटामिया की सभ्यता विकसित होती है। फिर हम देखेंगे कि मिस्र की सभ्यता है वो विकसित होती है। हमारी सिंधु घाटी सभ्यता है वो विकसित होती है। तो ये विश्व में है बड़ी बड़ी सभ्यताओं का इस समय वो विकास होना शुरू हो गया। बड़े बड़े है वो नगर स्थापित होने शुरू हो गए। तो उन नगरों की कहानी बताई जा रही है आपको कि किस तरह से प्रारंभिक मानव का उदय हुआ और मानव ने सने सने धीरे धीरे विकास क्रम को आगे बढ़ाया और किस तरह से वो शहरी जीवन तक है वो स्थापित हुआ, किस तरह से भाषा का विकास हुआ, किस तरह से है वो कला आर्ट का विकास होने का काम है वो कर रहा है। और उसका एक मोटा सेगमेंट हमारे दिया हुआ है मेसोपोटामिया की सभ्यता। यानी आप देखोगे कि ये कांस्य युग की एक बड़ी सभ्यता की है वो इस चैप्टर में हम सारी बात करेंगे कि किस तरह से मेसोपोटामिया की सभ्यता है वो दजला वो फरात नदियों के किनारे है वो बसने का काम हुआ। क्योंकि ये जो सभ्यता है चाहे मेसोपोटामिया की दजला फरात के किनारे या मिस्र की सभ्यता को आप देख लो या फिर आप है वो सिंधु घाटी सभ्यता को देख लो, ये सारी की सारी सभ्यताएं है वो नदी घाटियों में है वो विकसित होने का काम हुआ। नदियों के किनारे है वो सभ्यताएं विकसित हुई। नदियों के किनारे सभ्यता इसलिए विकसित हुई ताकि वहां पर है वह कृषि कार्य व्यापारिक वाणिज्य की गतिविधियां हैं वो आसानी से हो सके, लोगों की जो आवश्यकता की पूर्ति है वो ये कर सके। इसलिए सारे के सारे जो नगर स्थापित होते हैं वो नदी घाटियों के किनारे हैं वो विकसित होते हैं। इसलिए जो नदियों को है वो सभ्यता का पालना कहा गया। नदियों के ही किनारे सभ्यता विकसित होने का काम है वो हुआ है। तो मेसोपोटामिया की सभ्यता के जीवन को हम पढ़ेंगे कि किस तरह का है वो जीवन था, किस तरह से है वो कला का विकास होने का काम किया। तो यही है वो बेसिक शहरी जीवन की बात की गई है, यही नगरीय सभ्यता की है वो बात की गई। तो ये आपकी नगरीय सभ्यता है उसको हम देख रहे हैं। मेसोपोटामिया जो सभ्यता है वो आपके वर्तमान का इराक है उसमें पड़ती है। वर्तमान का इराक देश है। तो इराक गणराज्य के अंतर्गत है वो मेसोपोटामिया की सभ्यता का क्षेत्र था। पूर्व में इराक और सीरिया का जो भाग था वह एक ही था, वहां पर है वो मेसोपोटामिया की सभ्यता थी। और हम देखेंगे कि मेसोपोटामिया की सभ्यता है वो दजला और फरात दो नदियों के बीच में है वो स्थापित होने का काम कर रहा है। नदियों के बीच में दोआब का जो भूभाग था वहां पर ये सभ्यता स्थापित होने का काम करे। तो मेसोपोटामिया का ये जो तो ये मेसोपोटामिया की आप है वो उसकी लोकेशन देख लो किस तरह से ये आपका बेबीलोनिया वाला भूभाग है, किस तरह से ये असीरिया का है। आगे चूंकि हम बात करेंगे बेबीलोनिया की बात करेंगे, असीरिया की बात करेंगे, सुमेरन क्षेत्र की है वो बात करेंगे। तो ये है वो इसका मानचित्र जिसमें दर्शाया गया है मेसोपोटामिया की सभ्यता का। तो इसको आप है वो देख लीजिए। फिर हम देखेंगे कि दजला और फरात नदियों के बीच स्थित क्या मेसोपोटामिया स्थित ये प्रदेश आजकल कहां पर है? इराक गणराज्य इराक देश के अंतर्गत स्थित है। और नदियां कौन सी है? दो नदियां हैं, एक तो है दजला दूसरी फरात, यानी टिग्रिस है और यूफ्रेटस है। ये दो नदियां हैं, इनके बीच में है वो मेसोपोटामिया की सभ्यता विकसित होती है। शहरी जीवन की शुरुआत है वो इसी सभ्यता में होती है। और शहरी जीवन की शुरुआत मेसोपोटामिया में हुई थी। मेसोपोटामिया की सभ्यता अपनी संपन्नता, शहरी जीवन, विशाल एवं समृद्ध साहित्य, गणित
और खगोल विद्या के लिए है वो प्रसिद्ध था। यानी मेसोपोटामिया की बात की गई है कि हम देखेंगे कि मानव ने जो जो विकास किया और उसके बाद में ग्रामीण संस्कृतियां स्थापित हुई और ग्रामीण संस्कृतियां स्थापित होने के बाद में है वो मनुष्य ने बड़े बड़े है वो नगर स्थापित किए। तो ये ग्रामीण संस्कृतियों के बाद में जो नगर स्थापित हुए, तो नगरों में हम देखेंगे कि एक ऐसा नगर है जिनका नाम है मेसोपोटामिया, और मेसोपोटामिया जो नगर है वो दजला और फरात नदियों के दुआब के अंतर्गत है, वो बसा हुआ है। इन दोनों के दुआब में है वो मेसोपोटामिया बसा हुआ है। और मेसोपोटामिया है वो उस समय यदि आप स्थिति को देखने का काम करेंगे तो इतना विकसित है वो शहर था। प्रारंभिक जो शहरी जीवन की शुरुआत होती है, आधुनिक युग के जो शहर, उन्हीं तरह का ये शहर है वो मेसोपोटामिया स्थापित होने का काम कर रहा है, जो बहुत ही सभ्यता और संपन्न है वो शहर था। साहित्यिक दृष्टि से भी है वो समृद्ध था, चाहे आप गणित की दृष्टि से देखोगे या खगोल विज्ञान की दृष्टि से देखोगे। भारी मात्रा में आगे जाके हम देखेंगे किस तरह से मेसोपोटामिया साहित्य लिखा गया, लिटरेचर है लिखा गया, और खगोल विद्या में है वो आज भी उस क्षेत्र को है वो जाना जाता है। तो ये मेसोपोटामिया की जो सभ्यता है वो शहरी जीवन का प्रारंभ है वो मेसोपोटामिया की सभ्यता से होता है। तो मेसोपोटामिया है उसका आप है वो अर्थ देखोगे तो आप कहोगे कि साहब मेसोपोटामिया है वो यूनानी भाषा का शब्द है। मेसोपोटामिया कौन सी भाषा का शब्द है? यूनानी भाषा का, जो दो शब्दों से मिलकर बना। एक तो शब्द है आपका मेसोस और दूसरा है पोटेमस। यूनानी भाषा का शब्द है, यूनानी भाषा का शब्द मेसोस और दूसरा शब्द है आपका पोटेमोस। पोटेमस, दो शब्दों से मिलकर बना है। तो मेसोस तो है क्या? मध्य, यानी बीच में। किसके बीच में? नदी के बीच में। और पोटेमस है वो नदी के लिए है, वो शब्द वहां पर प्रयोग किया जाता है। तो पोटेमस है वो नदी को कहा गया एक तरह से। पोटेमस यानी नदी। तो मेसोपोटामिया यानी दो नदियों के बीच का क्षेत्र। दो नदियां हैं वो दजला है हमारी, और दूसरी है वो कौन सी है? फरात है। तो दो नदियों के बीच का जो क्षेत्र है, दो नदियों के बीच का क्षेत्र होता है, उसको ज्योग्राफी में एक शब्द उनके लिए पढ़ा जाता है दोआब। क्या कहा जाता है? दो नदियों के बीच के क्षेत्र को दोआब कहा जाता है। और दोआब किन का है? यहां पर दजला का है, और दूसरा है वो फरात का। यानी यूनानी भाषा का ये शब्द है जो मेसोस और पोटेमस दो शब्दों से मिलकर बना है, जिसका अभिप्राय होता है दो जो नदी के बीच का भाग है, नदी के बीच का है वो क्षेत्र है, और नदी के बीच के क्षेत्र को दोआब कहा जाता है। तो मेसोपोटामिया है वो दजरा और फरात दो नदियों के बीच का भूभाग है, और इनके बीच की जमीन है वो बहुत ही उपजाऊ थी। और जो जमीन उपजाऊ होगी तो वो सीधी बात है कि वहां पर क्या होगा? जनसंख्या का अधिक दबाव होगा, सघन है वो जनसंख्या वहां बसनी शुरू हुई। और मैंने प्रारंभिक समाज में भी बताया था, प्रारंभिक जो समय की शुरुआत से उस समय कहा था कि जो कृषि जहां पर आप देखोगे बरसात है वो ज्यादा हो रही, या फिर नदी घाटी का क्षेत्र है, तो वहां पर जनसंख्या का क्या रहता है? सघन दबाव रहता है। वह जनसंख्या चाहे मानव जनसंख्या हो चाहे पशु की हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन दबाव है वो घनत्व ज्यादा होगा, क्योंकि मनुष्य को भी आवश्यकता है वो पानी की रहती है, खेती करने के लिए है वो जमीन चाहिए, तो वो अनुकूल स्थितियां रहती है, ज्योग्राफिकल कंडीशन है वो उसके अनुकूल होती है। तो फलत मनुष्य पानी के नजदीक ही अपने जीवन को है वो बसाने का काम करेगा, स्थापित करेगा। तो इसलिए वहां पर भी आप देखोगे कि नगर है वो विकसित होने का काम कहां पर कर रहा है? नदी घाटी के हैं वो किनारे कर रहा है। किस तरह से आपके ये जो दजला का एक दिया हुआ उसके किनारे है वो लोगों की है वो बस्तियां बसी। तो यह मानव बसावट है वो इसलिए है ताकि नदी घाटी के किनारे है वो लोगों को आसानी से अपने आवश्यकता की पूर्ति भी हो सके, और साथ ही साथ वे कृषि कार्य भी है वो प्रारंभ कर सके, और अपने पशुओं के लिए भी है वो जीवन बसर कर सके, पशुओं के लिए भी चारा पानी उनको मिल सके। इसलिए नदी घाटियों के किनारे है वो लोगों ने रहना शुरू किया। फिर देखेंगे कि मेसोपोटामिया की
जो भाषा है वो किस तरह की थी, आखिर में उनकी स्थिति, चूंकि भाषा और लेखन कला की है वो बात की गई है, शहरी जीवन और लेखन कला। तो मेसोपोटामिया की यदि बात की जाए तो इस सभ्यता में सबसे पहले है वो सुमेरियन भाषा आई और सुमेरियन लोग आई। सुमेरियन के बाद में है वो वहां पर अकदी भाषा है वो बोली जाने लगी। और बाद में हम देखेंगे कि अराबिक भाषा का है वो विकास होता है मेसोपोटामिया के अंतर्गत। क्योंकि आप मेसोपोटामिया को एक देखोगे कि मुख्य रूप से है वो 3 केंद्र थे, बेबीलोनिया, मेसोपोटामिया, बेबीलोन। एक तो वहां का है वो बड़ा नगर है बेबीलोन, दूसरा है सुमेरियन यानी सुमेर लोग रहते हैं और सुमेरियन, और तीसरा है असीरिया। तीसरा जो बड़ा जो नगर है वो कौन सा है, असीरिया। तो ये जो 3 बड़े हैं इन नगरों को ही मिला करके इन तीनों को ही सामूहिक रूप से है वो मेसोपोटामिया शब्द है वो प्रचलन में। बेबीलोन को है वो कहा जाता है कि बेबीलोनियाई लोग थे वो मेसोपोटामियाई लोगों के, मेसोपोटामियाई सभ्यता के हैं वो जनक कहा जाता है, इनको है वो जनक कहा जाता है। इन्होंने ही कहते हैं कि एक तरह से इसको स्थापित की, लेकिन उच्च श्रृंखला के ऊपर ले जाने का काम है, अत्यधिक विकास है वो सुमेरियन लोग कहते हैं। इसलिए वास्तव में इस सभ्यता के निर्माता सुमेरियन लोगों को है वो कहा जाता है कि सुमेरियन लोग ये वो मेसोपोटामिया की सभ्यता के क्या थे, उच्च विकास करता थे, निर्माता है वो सुमेरियन लोग थे। तो ये दूसरे जो थे विकास, उच्च विकास को, और पतन के लिए जिम्मेदार है वो असीरियन को माना गया। चूंकि ये 3 है वो बड़े बड़े नगर थे और वहां के लोगों को बेबीलोनियाई है वो बेबीलोन नगर के जो लोग रहते थे उनको बेबीलोनियाई कहा गया। सुमेरियन है वो सुमेर क्षेत्र के थे और असीरियाई लोग हैं वो असीरियन थे। तो प्रारंभ में हम देखेंगे कि सबसे पहले है वहां सुमेरियन भाषा है वो विकसित हुई और सुमेरियन के बाद में है वो अकदी भाषा बोली जाने लगी। तो प्रारंभ में मेसोपोटामिया लोगों की भाषा थी वो सुमेरियन थी। सुमेरियन भाषा के बाद में है वहां पर अकदी भाषा है वो बोली जाने लगी। कौन सी बोली जानी, अकदी। और अकदी के बाद में है वो भाषा अरामाइक है वो बोली जाने लगी। कौन सी भाषा बोली जाने लगी, अरामाइक। क्योंकि आप देखोगे कि भाषा है वो मैंने बताया था प्रारंभिक समाज में कि भाषा है वो संप्रेषण का माध्यम है, संचार का माध्यम है, कम्युनिकेशन का माध्यम है। और जब तक लोगों में संप्रेषण नहीं होगा, जब तक लोगों में कम्युनिकेशन नहीं होगा, तब तक है वे चीजों का आदान प्रदान है वो अच्छे तरह से नहीं कर सकते। इसलिए भाषा का होना है वो जरूरी है। भाषा के बिना व्यक्ति किसी भी तरह से है वो अपनी गतिविधियों को बढ़ा नहीं सकता। तो संप्रेषण है वो निश्चित था। तो प्रारंभिक समाज में हमने देखा था कि किस तरह से है वो ध्वनियों का है विकास होता है, वो प्रारंभिक समाज में बात की। यहाँ मेसोपोटामिया में बात करोगे तो भाषा और भाषा के लिए है आपको जानकारी होगी कि लिपि की आवश्यकता होती है। भाषा के लिए किसकी आवश्यकता होती है, लिपि की है वो आवश्यकता होती है। और मेसोपोटामिया के जो लोगों की लिपि की यदि बात करेंगे तो इनकी जो लिपि थी वो किलाक्षर लिपि थी। जैसे हमारी हिंदी भाषा है तो उस हिंदी भाषा की लिपि भी तो है आपकी देवनागरी लिपि। लिपि यानी लिखने की जो स्क्रिप्ट होती है वो किस फॉर्मेट में आप लिखोगे तो वह आपकी लिपि। तो बेसिक जो लिपि इनकी थी मेसोपोटामियाई लोगों की तो वो हम देखेंगे कि किलाक्षर लिपि थी और भाषा है वो इनकी प्रारंभ में सुमेरियन थी, उसके बाद अकदी और बाद में अरामाइक भाषा का विकास है वो होता है। तो भाषा के बारे में आप इतना ही लिखोगे कि साहब भाषा है वो संचार या संप्रेषण का माध्यम होती है और भाषा के द्वारा ही लोग हैं वो संचार कम्युनिकेशन को करने का काम करें और भाषा के लिए है वो लिपि आवश्यक है। और मेसोपोटामिया यदि भाषा लिपि की बात की जाए तो मेसोपोटामिया की जो लिपि थी वो किलाक्षर लिपि थी।
कीलाक्षर लिपि में क्या होता है, जैसे आपका ये पेज है, ये पेज है, तो आप उसके ऊपर क्या करोगे, कील से है वो एक तरह से मार के चीजों को है वो बनाने का आप काम करोगे। और उस समय क्या कागज था, उस समय कागज तो था नहीं, तो लोग क्या करते थे, कोई भी बात लिखनी है, हिसाब किताब लिखना है, तो उसके लिए वो मिट्टी की पट्टिका बनाते थे। मिट्टी की क्या बना रहे, पट्टियां बना रहे, और उन पट्टियों के अंतर्गत है वो एक तरह से कील के रूप में है वो कोरने का काम कर रहे थे। उसके अंतर्गत है क्या कर रहे थे, उसमें गीली मिट्टी है, पूरी तरह से मिट्टी को आपने गूंथ लिया, और मिट्टी को गूंथने के बाद में अच्छी तरह से फिर आप एक वो पट्टी का है वो चौकोर पट्टी बना दो, और फिर है वो पट्टी के अंतर्गत आप इस तरह से वो कील नुमा आपकी जो भी आकृति बनानी है, जो भी चीज लिखना है, तो वो कील के रूप में है वो ऐसे आप उसमें वो एक तरह से लिखने का काम है वो करोगे। तो इसलिए जो ये लिपि थी वो कौन सी है, मेसोपोटामिया लोगों की कीलाक्षर लिपि। तो सबसे पहले भाषा सुमेरियन, और उसके बाद में है वो अक्दी भाषा आने का काम है वो करे, और सिकंदर के समय है वो अराबाइक भाषा है वो ज्यादा विकास हुआ था। लगभग 1400 ईसा पूर्व से धीरे धीरे अरामाइक भाषा का है वो प्रभाव बढ़ता गया, और ये अरामाइक भाषा है वो हिब्रू भाषा से मिलती जुलती थी। और 1000 ईस्वी पूर्व के बाद में हम देखेंगे, ईसा पूर्व के बाद में ये व्यापक रूप से है वो अरामाइक भाषा मेसोपोटामिया के अंतर्गत है वो प्रचलन में थी। सबसे ज्यादा यदि कोई भाषा बोली जा रही तो आपकी कौन सी बोली जा रही, अरामाइक भाषा है वो बोली जा रही। और आज भी इराक के कुछ भागों में आप देखोगे कि अरामाइक भाषा है वो बोलने का काम है वो हो रहा है। और ये आपकी जो लिपि आप देख रहे हो, ये कीलाक्षर लिपि, ये मिट्टी की उन्होंने क्या किया, एक मिट्टी से है वो पट्टिका बना दी चौकोर, तो ये मिट्टी से उन्होंने चौकोर है वो पट्टिका बना दी, और पट्टिका के अंतर्गत जो भी उन्होंने ये लिखा है अपनी लिपि के अंतर्गत कीलाक्षर लिपि, कीलाक्षर लिपि में तो उन्होंने ये देखो उसमें खोद कर है वो बनाई गई चीजें। तो कीलाक्षर में सीधी सी बात होती चीज है आप उसमें वो खोद कर बनाने का काम करो, तो ये आपकी कीलाक्षर लिपि है। और जो ये आप स्क्रीन के ऊपर देख रहे हैं ये आपकी कीलाक्षर लिपि का फॉर्मेट इसमें दिया हुआ है। कीलाक्षर लिपि। आगे बढ़ेंगे, मेसोपोटामिया इतिहास की जानकारी के बारे में है वो स्रोत को देख लो। उससे पहला है आप थोड़े से आगे बढ़ेंगे, हम इसकी है वो लिपि के ऊपर है वो थोड़ी सी बात कर लेते हैं। मेसोपोटामिया इतिहास की जानकारी के हैं वो स्रोत है, यानी जो मेसोपोटामिया का इतिहास है उसके बारे में आपको जानकारी के अध्ययन के है वो बिंदु कौन से। प्यारे बच्चों एक बात आप समझोगे कि इतिहास की जो जानकारी के स्रोत है वो बेसिक रूप से दो भागों में है वो बांटे गए। चाहे किसी भी देश का इतिहास का अध्ययन करना है आपको, चाहे भारत के इतिहास का भी अध्ययन करना पड़े तो भी, और चाहे किसी भी देश, एक तो होता है साहित्य और दूसरा होता है पुरातात्विक साक्ष्य। आगे आप सीनियर में ये चीजें पढ़ोगे। एक तो होता है साहित्य लिटरेचर, यानी जो पुस्तकें ग्रंथ लिखी गई वो है, जिसमें आपके ग्रंथ हैं, पुस्तक वगैरह या समाचार पत्र हैं, यानी जो भी लिखित है, जो भी लिखित रूप में है, पुस्तक के रूप में है, ग्रंथों के रूप में है, यात्रियों के आय विवरण है या अन्य रूप में है, वो आपका साहित्य। और दूसरा है पुरातात्विक साक्ष्य, आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज। आर्कियोलॉजिकल में क्या होगा, आर्कियोलॉजिकल में आपके भवन होंगे, भवन है, स्मारक है, इमारतें हैं, ठीक है, स्तंभ है, अभिलेख है, सिक्के हैं, मानव के द्वारा प्रयोग किए जा रहे औजार हैं, ठीक है, सिक्के कहो या मुद्राएं कहो। चूंकि उस समय यदि आप देखोगे कि ज्यादातर जो मोहरें मिलती हैं, क्या मिलती हैं, मोहरें है वो मिलती हैं। आप देखोगे सिंधु घाटी सभ्यता में भी आपको वो मोहरें मिलती हैं। तो
मोहरें हैं वो ज्यादातर मिलती हैं, सिक्के हैं मुद्रा के रूप में मोहरें मिलती हैं। औजार है, क्योंकि आप देखोगे कि मनुष्य उस समय कौन कौन से औजार का प्रयोग कर रहा है, उनके आधार पर भी हमें जानकारी मिलती है कि उस समय ये औजार है वो प्रयोग किए जा रहे थे। तो फिर मिट्टी की पट्टिकाएं हैं जो आपके सिक्के अभिलेख के रूप में है वो आ जाती है, यानी मिट्टी है या फिर पत्थर के ऊपर उत्कीर्ण जो भी लेख होगा, शिला के ऊपर, चट्टान के ऊपर है, वो आपके अभिलेख कहलाएंगे। तो मिट्टी या चट्टान के ऊपर या पत्थर पर उत्कीर्णित लेखों को अभिलेख कहा जाता है। और इसमें कहा गया कि जो मिट्टी की पट्टिका है तो वो एक तरह से अभिलेख है, और ऐसे हमें असंख्य वहां से अभिलेख प्राप्त होते हैं जो उस कालखंड को बताने का काम है वो करें। और अभिलेख ही इतिहास के अध्ययन में सबसे ज्यादा जो महत्वपूर्ण सोर्स होता है, इतिहास के अध्ययन का जो सबसे महत्वपूर्ण यदि कोई सोर्स होता है तो वो अभिलेख होता है, क्योंकि अभिलेखों के ऊपर है वो तिथि क्रम है, वो कालखंड पूरी तरह से लिखा होता है जिनसे उस सभ्यता के बारे में हमें जानकारी मिलती है। तो अभिलेख ये महत्वपूर्ण है। हम देखेंगे कि मेसोपोटामिया की सभ्यता से भी है वो हमें अलग अलग इमारतें मिलने का काम है वो कर रहा है। आप चाहे बेबीलोनिया को देखोगे, चाहे आप है वो असीरिया को देखोगे, तो वहां से हमें कई ऐसी इमारतें मिल रही उस समय की स्थिति को बताने की कि इतने समय का है ये पुराना नगर था। आप देखोगे वहां से है वो लोगों की असंख्य मूर्तियां मिलने का है वो काम किया जाए, असंख्य मूर्तियां मिल रही, चाहे देवता की मूर्ति मिल रही है या फिर वो राजा की या पुरोहित की मूर्तियां मिल रही, तो ये भी बताते हैं उस समय मेसोपोटामियाई जीवन को बताने का है वो कार्य कर रहे हैं। आप देखोगे कि मेसोपोटामिया से असंख्य है वो आभूषण मिलने का काम कर रहे हैं, यानी समाज में उस समय की स्थिति को बताने का काम करें, किस तरह के लोग हैं वो आभूषण है वो पहनते थे, और इन्हीं से भी एक तरह से कालखंड का है वो निर्धारण किया जाता है। फिर हम देखेंगे कि जो जो सभ्यताएं विकास करती गई सने सने, तो औजार हैं उनसे यह भी मेसोपोटामियाई सभ्यता के बारे में जानकारी मिलते हैं कि अलग अलग तरह के हैं वो औजारों का प्रयोग कर रहे थे, चाहे कांसे के इनके हैं वो हथियारों का प्रयोग कर रहे हैं या फिर अन्य हथियारों का प्रयोग कर रहे हैं। तो ये मेसोपोटामिया के इतिहास के बारे में जानकारी के जो सोर्स के रूप में है वो हमारे पास औजार हमें मिलते हैं। फिर मुद्राएं देखेंगे कि हम जो मेसोपोटामिया के लोग हैं वह अन्य सभ्यताओं के साथ क्या कर रहे थे, व्यापार करते थे, अन्य सभ्यताओं के साथ व्यापार। और व्यापार हेतु आपको किसकी आवश्यकता होगी, मुद्रा की आवश्यकता है होगी। तो सिंधु घाटी सभ्यता का भी कहना ऐसा कहना है कि साहब सिंधु घाटी सभ्यता का जो व्यापार है वो किसके साथ होता था, मेसोपोटामिया के साथ में है वो सिंधु घाटी सभ्यता का व्यापार होता था। तो और ये जो व्यापार होता है वो मुद्रा के द्वारा ही आदान प्रदान है वो हो रहा था, इसलिए हमें वहां से मुद्राएं भी प्राप्त होती है। तो हम देखते हैं कि सिंधु घाटी के लिए है वो मेलुआ शब्द एक वहां से मिलता है, तो शायद ये जाहिर करता है कि सिंधु घाटी का जो व्यापार है वो मेसोपोटामिया के साथ चलता था, यानी इतनी उस समय बड़े ये नगरीय सभ्यता थी, व्यापार वाणिज्य है वो विश्व के अन्य भागों में हो रहा था, मेसोपोटामिया का सिंधु घाटी के लोगों के साथ ही हो रहा था। फिर जो मिट्टी की पट्टिकाएं मिली, मिट्टी की पट्टिकाएं मिली हैं तो वो भी एक तरह से मेसोपोटामिया के इतिहास को बताने का काम कर रहे हैं, जो एक तरह से अभिलेख का ये कार्य कर रहे। और लिखित जो दस्तावेज है, जो रिटन डॉक्यूमेंट, जो एक तरह से लिटरेचर का हिस्सा है, वो भी मेसोपोटामिया इतिहास के बारे में जानकारी का माध्यम है, जानकारी का स्रोत है। तो ये बेसिक हमें वहां से चीजें मिली, इन्हीं से ही मेसोपोटामिया की सभ्यता के बारे में जानकारी मिलती है। और मैंने ये भी बताया आपको कि जो सब कोई इतिहास है, चाहे मेसोपोटामिया का हो चाहे सिंधु का हो, उसकी जो सोर्स होते हैं इतिहास के अध्ययन के, एक तो साहित्यिक होता है लिटरेचर, और दूसरा होता है पुरातात्विक यानी आर्कियोलॉजिकल सोर्स, और उसी से ही मानव के बारे में जानकारी मिलती है कि उस समय के लोगों का जीवन है वो किस तरह का था। आप देखोगे कि जैसे सिंधु घाटी सभ्यता है, तो सिंधु घाटी सभ्यता में हम आके देखते हैं कि वहां से हमें चाहे कांस्य की है वो नर्तकी की मूर्ति मिलने का काम कर रहा है, या फिर है वो कुबड़दार बेल की आकृति मिल रही है, या फिर हम देखेंगे कि पशुपति जो शिव की है वो प्रतिमा का अंकन है वो मिल रहा है। तो ये चीज एक तरह से जाहिर कर रहे हैं कि उस समय है कांसे की नर्तकी मिलने का मतलब ये है कि कांसे का लोग है वो ज्यादा प्रयोग करते थे, महिलाओं की है वो समाज के अंतर्गत है वो इज्जत देने का काम कर रहे थे। तो ये अलग अलग चीज है जो उस सभ्यता के बारे में इतिहास को निर्धारण करने का है वो काम करते हैं। तो ये चीज आप बताओ कि यदि आपसे पूछा जाएगा कि मेसोपोटामिया के इतिहास के अध्ययन के सोर्स क्या है, तो ये बताओ। अब बढ़ेंगे हम इसकी भौगोलिक स्थिति की बात करेंगे, किस तरह की है वो भूगोल की दृष्टि से इनकी
क्या स्थिति थी, किस तरह की है वो कृषि होने का काम है वो कर रहा था, और किस तरह की नगर की है वो स्थिति थी। आप देखोगे कि मेसोपोटामिया का जो शहरी का दक्षिणी भाग है, वो दक्षिणी भाग को सुमेर और अक्कद है वो कहा जाता था। यानी ये बहुत ही ज्यादा एक तरह से शहरी भूभाग था, और इसको सुमेर या अक्दी क्षेत्र कहा गया है, सुमेरियन कहा गया, सुमेर भूभाग, सुमेरियन। बाद में इस भाग को है वो बेबीलोनिया भी कहा जाने लगा, और इसके उत्तरी भाग को है वो असीरियाई लोगों की कब्जा होने के कारण वो असीरिया कहा गया। तो ये एक इसकी बेसिक सी स्थिति थी कि प्रारंभ के अंतर्गत आपका सुमेर और अक्कद क्षेत्र था, और बाद में है वो बेबीलोन लोगों ने यहाँ आके कब्जा किया, तो इसको बेबीलोनिया क्षेत्र कहा गया। और नया जो भूभाग बसा उत्तरी, उसको असीरिया प्रांत कहा गया। आज भी है वो असीरिया प्रांत है। सिकंदर की है वो जाके मृत्यु होती है, वो बेबीलोनिया के अंतर्गत होती है, बेबीलोन में जाके सिकंदर की मौत होती है। इस सभ्यता का जो निर्माण है तकरीबन 3000 ईसा पूर्व में प्रारंभ हुआ था। उरुक है, उर है और मारी है, वो इस मेसोपोटामियाई सभ्यता के प्रसिद्ध नगर, विकसित नगर है। तो इसका जो कालखंड है, नगर जो निर्माण का काम हो रहा है, वो तकरीबन 3000 ईसा पूर्व तक का कालखंड है, और 600 ईसा पूर्व तक है वो मेसोपोटामियाई सभ्यता का कालखंड है, वो निर्धारण करने का काम है वो किया जाता है। उरुक है, उर है, मारी है, वो मेसोपोटामिया के क्या थे, प्रसिद्ध नगर थे, और यहाँ स्टेपी घास के मैदान भी थे। अतः पशुपालन है वो खेती की तुलना में आजीविका का मुख्य साधन था। चूंकि है वो नदी दोआब का भूभाग है, नदियां है वो सदाबहार बहने का काम कर रही हैं, तो स्टेपीज घास के है वो वहां पर मैदान है, और घास के मैदान है तो सीधी बात है कि वहां ज्यादातर है वो पशुपालन का कार्य होगा, बजाय किसके, पशुपालन अपने खेती के बजाय है वो मुख्य साधन लोगों का क्या था, पशुपालन था, और पशुपालन के ऊपर ही इन लोगों का जीवन है वो टिका हुआ था। अतः या कृषि, पशुपालन एवं व्यापार आजीविका के क्या थे, भिन्न भिन्न है वो साधन थे, और यहाँ के लोग औजार बनाने के लिए कांसे का इस्तेमाल करते थे। तो ये मेसोपोटामियाई लोगों की बेसिक स्थिति है कि कृषि है, पशुपालन और व्यापार है वो मेसोपोटामियाई लोगों की आजीविका का साधन है, वो इन पर ही कृषि पर निर्भर थे। पशुपालन है वो ज्यादा करने का काम है वो कर रहे हैं, क्योंकि नदी का जो भूभाग है तो वहां पर स्टेपिक जो घास के मैदान है, और घास के मैदान है तो वहां पर कृषि के बजाय है वो पशुपालन अधिक होगा, पशुओं के लिए है वो घास मिल रही। इसलिए इनकी जो मेसोपोटामियाई सभ्यता, इन लोगों की जो आजीविका का सोर्स यदि देखा जाए तो आपके पशुपालन है, आपकी कृषि है और व्यापार है वो इनके आजीविका के साधन थे, और लोग है वो कांसे के हथियार बनाने का काम करे। यानी उस समय सभ्यता इतनी बड़ी विकसित है कि लोग कांसे के हथियार बनाना शुरू करे। आज तो है वो लोगों को लोहे के भी है वो पल्ले पड़ रहे, वो भी नहीं पड़ रहे। तो ये उनकी सभ्यता की एक संपन्नता का प्रतीक थी कि उस समय आज से तकरीबन 5000 साल पूर्व में सभ्यताएं, जहां के लोग इतने विकसित स्थिति में थे कि आधुनिक युग के नगरों को है वे नगर पीछे छोड़ने का काम है वो कर रहे थे, और कांसे तक के हथियारों का प्रयोग कर रहे। आज से कई गुना है वो संपन्न थे उस समय के नगर। इसलिए बताया गया कि किस तरह का शहरी जीवन है वो मेसोपोटामिया में था, या फिर आप सिंधु घाटी में भी पढ़ोगे या फिर मिस्र के अंतर्गत भी पढ़ोगे। तो ये एक शहरी जीवन को बताने का एक काम है वो किया गया कि किस तरह से मानव ने एक विकास की श्रृंखला श्रृंखला दर श्रृंखला कड़ी को हासिल किया। पहले जंगलों में भटकने का काम किया, थोड़ा स्थायित्व आया, क्या किया मनुष्य ने है वो पशुपालन किया। थोड़ा स्थायित्व, अधिक स्थायित्व आया, क्या किया मनुष्य ने पशुपालन के साथ है वो कृषि का कार्य हुआ, और कृषि का कार्य हुआ तो स्थायी ग्रामीण बस्तियां बसी, और जो ही विकास की उस श्रृंखला को हासिल किया, जब ग्रामीण संस्कृतियां और गांवों में अधिशेष उत्पादन हुआ, अधिक उत्पादन हुआ, पशुपालन में भी अधिक उत्पादन हो रहा है, आपका दूध है जैसे माना कि दूध का अधिक उत्पादन हो रहा है, तो क्या करोगे उस दूध का, आपको कहीं उसको बेचना पड़ेगा। सीधी बात है, ज्यादा अनाज का उत्पादन हुआ तो भी आप अधिशेष उसको क्या करोगे, बेचोगे। तो व्यापार वाणिज्य की प्रवृत्ति बढ़ी, और व्यापार वाणिज्य की स्थिति बनी तो सीधी बात है कि नगर स्थापित हुए, और उन नगरों की श्रृंखला में मेसोपोटामिया है या सिंधु घाटी या मिस्र की सभ्यता जैसे बड़े बड़े नगर है वो हमारे विकास होने का काम कर रहे हैं, और हमारी सभ्यता है वो विकसित हुई। यहाँ के उष्क नगर में एक स्त्री का सिर मिला है जो सफेद संगमरमर को तराश कर बनाया गया है, और ये कैसा है, वाको सिर है। तो ये क्या, ये एक तरह से उस समय के लोगों की आर्किटेक्चर की स्थिति को बताने का काम कर रहा है। संगमरमर के पत्थर को तराश कर महिला का है वो एक सिर से स्त्री का अंकन किया गया, उसके सिर को तराश कर बनाया गया। यानी उस समय के लोग इतने कुशल थे,
उस समय के लोग हैं वो उतने उच्च कोटि के कारीगर थे कि उन्होंने सफेद संगमरमर को आज से 5000 साल पहले बिना तकनीकी के इस तरह से उन्होंने है वो कार्य किया। समाज में आप देखोगे कि श्रम विभाजन था, अलग अलग है वो प्रत्येक के काम थे। सामाजिक संगठन शहरी जीवन एवं अर्थव्यवस्था का है वो आधार था, श्रम विभाजन था। आप आज देखो आज भी स्थितियां हैं, लोहार है वो लोहे का काम कर रहा है, सोनार है वो सोने का काम कर रहा है, और आप देखोगे कि जो लकड़ी का है वो बड़े ही कारीगर सुथार है वो काम उसका कर रहा है। तो ये क्या, ये समाज में श्रम विभाजन था। प्रत्येक लोग है वो अपने अपने काम बांटे हुए थे, अपने अलग अलग क्षेत्र में है वो काम करेंगे। इतिहास पढ़ाने वाला इतिहास पढ़ाएगा, अर्थशास्त्र पढ़ाने वाला अर्थशास्त्र पढ़ेगा। तो ये क्या, ये श्रम विभाजन था। तो उस समय सभ्यता में है वो श्रम विभाजन की स्थिति थी। जो सामाजिक जीवन का है वो एक तरह से पूर्णतः विशेषता थी कि समाज में है जिन चीजों का उत्पादन करना अलग अलग वर्ग है वो करेगा। अलग अलग लोगों की अपने अलग अलग आजीविका थी और अलग अलग है वो लोग अपने पेशे में कुशल थे, ताकि है वो और कुशलता से उन कार्य को अच्छी तरह से करें, स्किल्ड थे। जहां खाद्य संसाधन तो समृद्ध था ही, साथ ही खनिज संसाधनों का क्या है अभाव देखने को मिलता है, जिन्हें तुर्की है, ईरान अथवा खाड़ी पार देशों से वो मंगाया जाता था। तो आप देखोगे एक श्रम विभाजन है, सामाजिक संगठन है वो पूरी तरह से अच्छा चल रहा है, अर्थव्यवस्था को है वो विकसित होने का काम कर रहा है, और लोगों है वो खाद्य संसाधनों से समृद्ध थे। क्योंकि नदी घाटी का क्षेत्र है, नदी घाटी का क्षेत्र है, पशुओं को चारा मिल रहा है, दूध उत्पादन वगैरह है वो पशुओं से जो उत्पादन हो रहा है, साथ ही कृषि भी हो रही है। लेकिन जो खनिज संसाधन है उनका अभाव था। फलत मेसोपोटामिया के जो लोग हैं वो खनिज संसाधन कहां से मंगवाने का काम कर रहे हैं, बाहर से हैं, खाड़ी देशों से, तुर्की ईरान से वो क्या कर रहे हैं, वहां से खनिज संसाधनों को मंगवा रहे हैं, और खनिज संसाधनों के ऊपर है वो दूसरे देशों के ऊपर निर्भर थे। या व्यापार के लिए परिवहन व्यवस्था है वो अच्छी थी। क्योंकि आप देखोगे कि व्यापार करना है तो व्यापार के लिए एक जगह से दूसरी जगह आपको जाना पड़ेगा, तो परिवहन है वो आवश्यक है, ट्रांसपोर्ट है वो आवश्यक है। और ट्रांसपोर्ट का यहाँ माध्यम क्या है, यहाँ ट्रांसपोर्ट का अच्छा माध्यम है और आज भी सस्ता माध्यम है, वह मार्ग था उस समय जल मार्ग था। यानी फरात नदी बह रही थी, और फरात नदी है वो व्यापार के लिए विश्व मार्ग के रूप में है वो प्रसिद्ध थी, और वहां के लोग हैं वो फरात नदी के जल मार्ग के द्वारा ही अपने चीजों को एक जगह से दूसरी जगह लाने का काम है वो कर रहे थे। यानी उस समय भी है वो जल मार्ग के द्वारा व्यापार परिवहन की गतिविधियों को संपन्न करते थे, और बाकायदा लोग हैं वो लकड़ी की नाव बना कर वो अपने माल को एक जगह से दूसरी जगह पर लाने का काम कर रहे थे। यानी आज से आप देखोगे तकरीबन है वो 5-7 हजार साल पूर्व की ये स्थिति थी, इतनी है वो विकसित अवस्था के अंतर्गत है वो मेसोपोटामियाई लोग थे। शहरी अर्थव्यवस्था में हिसाब किताब है, लेन देन रखने के लिए भी यहाँ लेखन कला का है विकास हुआ, और मैंने बताया कि किस तरह से है वो एक तरह से मिट्टी की है वो पट्टी बनाकर उनमें है वो किलाक्षर लिपि के अंतर्गत लिखने का है वो काम है वो कर रहे थे। तो ये मेसोपोटामिया के लोगों में अपने अर्थव्यवस्था में हिसाब किताब जो भी चीजें रखने के लिए लेखन का विकास हुआ, लिपि का विकास हुआ, किलाक्षर लिपि के द्वारा ये लोग अपने हिसाब किताब रखने का काम कर रहे थे। तो ये मेसोपोटामिया लोगों का बेसिक है वो जीवन को बताने का काम कर रहा है कि इन लोगों का इस तरह का है वो जीवन था, इस तरह की इन लोगों की अपने व्यवस्था थी। तो ये मोटे तौर पर है वो मेसोपोटामिया लोगों के जीवन, उनकी भौगोलिक स्थिति के बारे में हमने देखा। तो बेसिक चीज आपने समझी होगी कि किस तरह से मानव जीवन का प्रक्रम, मैं बार बार एक ही शब्द बोल रहा हूं कि मानव जीवन है वो उच्च विकास दर को हासिल कर रहा है। ग्रामीण उस तरह से जंगलों से ग्रामीण, ग्रामीण से है वो नगरों तक है वो लोग आ गए हैं। तो ये एक स्थिति थी मेसोपोटामियाई सभ्यता के उदाहरण के द्वारा हम समझ रहे हैं कि किस तरह से शहरी जीवन का है वो उदय हुआ। तो इस तरह से आज की जो हमारी क्लास थी उसमें हमने शहरी जीवन को है वो समझने का काम किया कि किस तरह से है वो मेसोपोटामिया का एक शहर के रूप में अभ्य होता है। ये इस दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण नहीं है मेसोपोटामिया, इस दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है कि शहरी जीवन है वो किस तरह का विकास हो रहा है, मानव जीवन किस तरह से विकास हो रहा है। क्योंकि हमारा ये चैप्टर है वो प्रारंभिक सोसाइटी का हिस्सा है, प्रारंभिक समाज का हिस्सा है, इसलिए शहरी जीवन को हमें अध्ययन करना है। तो मोटे तौर पर मुझे उम्मीद अपेक्षा है कि आपको शहरी जीवन है वो समझ में आ गया होगा, और शहर में आप रह रहे हैं तो आपको शहरी जीवन तो समझ में आएगा। तो इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद।